चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैंने लास्ट क्लास एक पार्ट में आपको प्रैक्टिकल समझाया था, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ प्रोविजंस है जिसकी बेसिस पे सब बनते हैं। आज उसको पढ़ते शुरू से समझ पड़ेंगे हम। सबसे पहला बुलेट पॉइंट क्या लिखना है आपको, सुनिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। इनके पेपर में क्वेश्चन आया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन कहां से लेकर कहां तक लाई करता है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही लिखा था सेक्शन 22 से लेकर 27 तक जो सेक्शन होता है वो कहां आता है बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। फिर मैंने बताया था कि सर 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कितने हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। There are 5 heads of income in which we are earned the income, and the income which are incurred in the head of income from house property, they have some condition which are held in charge section number 22 is called chargeability. सेक्शन 22 बताता है कि कौन सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। सर द चार्जेबिलिटी सेक्शन 22, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब सिंपल सा बोला है, कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाने के लिए ये 3 कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 खाली इतना सा लिखना, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग। सर क्या होना चाहिए? बिल्डिंग। सर बिल्डिंग नहीं है, हाँ तो क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होगा? नहीं। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज करने के लिए आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए। लैंड होने से नहीं चलेगा, बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें आप भाड़ा पे चला सकते हैं। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सर मेरा खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, मैं खुद टेनेंट हूँ और फिर मैंने किसी को भाड़ा पे चला के पैसा कमाया हो तो ये अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन जो एसएससी जो इनकम चार्ज कर रहा है, जो एसएससी है, वो क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए इस प्रॉपर्टी का। थर्ड, द एसएससी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन। मतलब एसएससी जो बंदा है वो उस प्रॉपर्टी में बिजनेस कैरी नहीं कर सकता है। सर टेनेंट बिजनेस कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन एसएससी जो है, जो ओनर है, वो क्या नहीं कर सकता, वो उस बिजनेस जमीन पर, उस बिल्डिंग में बिजनेस नहीं कर सकता। बस ये 3 कंडीशन अगर हो गया तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। मैं थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट पहले लिखवाऊंगा, प्रोविजन जिसको बोलते हैं प्रोविजंस। क्या लिखना है आपको? सबसे पहला ये था जिसको गलती आप लोग करके आए थे। क्या सेक्शन था बेटा? सेक्शन 22 से 27। सेक्शन 15 से सेक्शन 17 जो होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डाल के आ जाते हैं। याद रखिएगा ये आंसर गलत है। 15 से 17 जो सेक्शन होता है वो किसका आता है? सैलरी का होता है। 22 से 27 जो होता है वो किसका होता है? हाउस प्रॉपर्टी का। याद रहेगा। अच्छा, फिर सेक्शन 22 क्या बोलता है? सर कौन सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगा? सर ये 3 कंडीशन अगर हो गया तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको जाने वाला है। क्या 3 कंडीशन है? सर बिल्डिंग होना चाहिए, सर बिल्डिंग का ओनर एसएससी ही होना चाहिए, और एसएससी उस बिल्डिंग में खुद बिजनेस नहीं करेगा। उसके अलावा कोई भी हुआ तो कंडीशन एक्सेप्टेबल, अदरवाइज नहीं। हाउस प्रॉपर्टी को निकालने का खाली स्टेप याद है बेटा। क्या स्टेप है सर? स्टेप 1। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्ट फॉरवर्ड हम लोग काम करेंगे। स्टेप 1 का मतलब क्या होता है सर? इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उसको सुनिएगा। सबसे पहला होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, इसको स्टेप 1 छोड़कर ना पहले एक बार ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का छोटा सा रिलेशन उसको सुना देता हूं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि सर म्युनिसिपल अथॉरिटी, आप जिस कलकत्ता में रहते हैं तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली में है तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, हाँ बिहार में तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हर स्टेट का अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्लियर है। हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का भी अलग होता है। हावड़ा का हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके का क्या रेंट होना चाहिए वो म्युनिसिपल अथॉरिटी भी तय करता है। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी के अनुसार, मतलब उसके उस इलाके के म्युनिसिपल अथॉरिटी के अनुसार उस इलाके का
रेंट क्या होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एक ऐसा रेंट होता है जो तय किया था इसके ऊपर। सर दूसरा वर्ड होता है म्युनिसिपल टैक्स। इसी से मैंने एक रिलेशन दिखाओ, इसको दिखाना। म्युनिसिपल टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ बहुत फंसता है, इसलिए पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स इसको बोलते हैं बेटा। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब होता है कि सर अगर मैं कोई भी, मैं अगर ओनर हूँ, एसएससी, अगर मैं कोई टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी को टैक्स दे रहा हूँ, पहले याद रखना बेटा म्युनिसिपल टैक्स का कंडीशन, पहला ये कैश बेसिस में होना चाहिए। कैश बेसिस, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा कैश बेसिस में होता है। अगर बंदा ने कैश दिया है तो होगा, पैसा नहीं दिया तो नहीं होगा। सर 3 साल का एक साथ दे दिया, मिल जाएगा। आने वाले 2 साल का एक साथ दे दिया, मिल जाएगा। नहीं दिया, नहीं मिलेगा। पैसा तुम दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। दूसरा पेड बाय ओनर। पेड बाय, कौन पे करना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स? ओनर। अगर ओनर खुद म्युनिसिपल टैक्स, एग्जाम में कंडीशन है, राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी ये चार्जेबिलिटी लिखा है ना मैंने, 5 का क्वेश्चन था वो, राइट द चार्जेबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, 5 मार्क्स का जो हमें लिखा है वो आंसर लिखना था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा म्युनिसिपल टैक्स का प्रोविजन लिखिए सारा। तो क्या प्रोविजन है बेटा? 3 प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना समझ में नहीं आता। क्या प्रोविजन है सर? पहला म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस में होता है, मतलब अगर पैसा पे करूंगा तो मिल जाएगा, नहीं करूंगा नहीं मिलेगा। सर म्युनिसिपल टैक्स कौन पे करना चाहिए? ओनर। और मान लो कभी एग्जाम ऐसे देगा, म्युनिसिपल टैक्स है 28,000, उसमें से ना टेनेंट कौन होता है सर? बढ़ैता वाला, वो 8,100 पे किया, तो कितना रुपया म्युनिसिपल टैक्स का छूट मिलेगा तुमको? इसमें से इसको माइनस कर दो, जितना टेनेंट देगा उतना छूट नहीं मिलने वाला आपको, जितना ओनर पे करेगा उतने का ही छूट आपको मिलेगा। याद रहेगा। म्युनिसिपल टैक्स का 28,000 जो था, वो म्युनिसिपल टैक्स था, उतना तुमने पे किया सब। म्युनिसिपल पेड लिखा है, पेड नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं, करवा पेड करना होगा। सर मैंने इस साल का पे किया 2020-21 का पे किया 14,000, सर 21-22 का पे किया 5,000 और 19-20 का पे किया 8,000, तो क्या तीनों मिल जाएगा हमको? हाँ तीनों मिल जाएगा। तुम पे कर रही हो इस साल ना, तुम इस साल अगर पे कर रही हो तो इस साल में, इस साल तुम जितना पे करोगे उतना डिडक्शन मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स के नाम पर जितना भी तुम पे करोगे उतना तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। याद रहेगा। पेड होना चाहिए। सर कौन पेड करना चाहिए? ओनर खुद पे करेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। याद रहेगा। म्युनिसिपल टैक्स कैश बेसिस में होता है और पेड बाय द ओनर होता है। सर इसके साथ साथ लोकल अथॉरिटी टैक्स, कौन सा? लोकल अथॉरिटी टैक्स भी, अगर जैसे वाटर टैक्स, स्लेव टैक्स, ये सब भी अगर तुम पे की हो तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज बस तुमको पे करना होगा। ये किसका तो बताया क्वेश्चन तुमको? म्युनिसिपल टैक्स का। क्लियर है? कोई दिक्कत म्युनिसिपल टैक्स के प्रोविजन में? समझ आ पाएगा म्युनिसिपल टैक्स कैसे पकड़ेंगे आप लोग? अच्छा ये क्लियर हो गया तो इसको मिटा दूं। मेरा कॉन्सेप्ट ये बताना आपको नहीं था, मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। हाँ सुनिए सर, मैंने बोला म्युनिसिपल टैक्स ये रहा, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को अगर लेस करूंगा तो क्या आएगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। क्या आता है? क्या होता है सर ये सुन लीजिए। अगर इफ म्युनिसिपल टैक्स 15% दिया हुआ है, अगर म्युनिसिपल टैक्स का रुपया ना देके परसेंटेज दिया है, तो किसके ऊपर मारा जाता है म्युनिसिपल टैक्स? म्युनिसिपल टैक्स हमेशा किसे मारोगे बेटा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे। हटाइएगा मत, म्युनिसिपल वैल्यू वर्ड गलत है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पर, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे कभी नहीं मारा जाता। किसे मारा जाता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पर। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा किस पे मारा जाता है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पर। मान लो सम में दिया है, जैसे एग्जांपल आपका एग्जाम में सम आया था, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है सर 40,000। कितना दिया है? म्युनिसिपल टैक्स दिया है 15%। कितना दिया है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 40,000, म्युनिसिपल टैक्स दिया है 15%। तो बताओ म्युनिसिपल टैक्स कितना रुपया होगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 40,000, म्युनिसिपल टैक्स दिया है 15%, तो बताओ म्युनिसिपल टैक्स कितने रुपए का होगा? सिंपल सा बोलना, 40,000 रुपए का 15%, 40,000 रुपए का 15% कितना होता है बेटा? 6,000। क्या हो जाएगा? 6,000। तो अगर तुमसे कोई पूछे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितने का है? 40,000। म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर माना जाता है?
ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पर, ये हो जाएगा 6000 का म्युनिसिपल टैक्स। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा? 40,000 में से 6000 माइनस कर दूंगा तो 34,000 क्या आ जाएगा आपका? ये तो सिंपल था तो ऐसे दे दिया था, लेकिन हम एग्जाम में अगर मान ले दिया या तो क्वेश्चन किताब में देगा आप लोग को तो घुमा के देगा। क्या देगा सुनो, नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे देगा 34,000, म्युनिसिपल टैक्स बोल देगा 15%। अब बताओ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है और म्युनिसिपल टैक्स कितना रुपया है, कैसे निकालेंगे? वर्ड ध्यान सुनिएगा। पहला वर्ड सर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आपको इस बार पता नहीं है ना? आपको ये पता है ये 34,000 है, क्या पता है? ये 34,000 है, ये पता है आपको? जब ये 34,000 आपको ये पता होना चाहिए, ये हमेशा 100 होता है। 15% जब इसके ऊपर बोला है तो ये कितना होगा? 15 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 85। कॉस्ट में किए हैं आप लोग, इस तरीके से यूनिटरी में से निकालना सीखे। अगर सर क्योंकि आपको ये पता नहीं है, ये पता होता तो इसके मार देता 15%। हमको ये पता है तो जो ये है ये 100 है, ये 15 है, घटाने के बाद कितना आता है? 85 आता है। ठीक है, ये म्युनिसिपल टैक्स लेस होता है, तो अगर ये ऐड होता तो 25 हो जाता। अभी बताओ ये अगर 85% के बराबर है तो ये कितना हो जाए? कैसे निकालेंगे बेटा? 34,000 डिवाइड बाई 85 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा? 6,000। और ये कितना आ जाएगा? 34,000 डिवाइड बाई 85 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा वो 40,000। इन डाउट बेटा, ये 85 के बराबर है तो 15 बराबर क्या बोला? जो जिसके बराबर उसको डिवाइड करेंगे, और जो क्या जो दिया है वो डिवाइड करेंगे, जो निकालना है ऊपर आएगा। निकालना क्या है आपको? 15 दिया हुआ क्या? 85, तो 85 नीचे रहेगा, 15 ऊपर आएगा। फिर निकालना आपको 100 है, दिया हुआ क्या? 85, तो नीचे 85 इंटू 100। देखो वही किया मैंने, रेशियो ने सेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फंसाता है आपको। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देगा ही नहीं, और म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज से बोल देगा, मतलब वो म्युनिसिपल टैक्स को घटा कर दिया है। और क्योंकि आप स्टार्टिंग ही गलत कर देंगे तो कंपैरिजन खत्म कहानी। तो आपको वहां पे वर्किंग नोट बनाकर पहले ये निकालना पड़ेगा। हम बहुत सारे पेपर ही देखा सब, एग्जामिनर चाहेगा स्टार्टिंग आपसे गलती हो जाए कि हम 0 बढ़ा दें, हो जाए। तो यही चार यहाँ फंसा सकता है आपको स्टार्टिंग में। तो पहले ये क्लियर हो पाया आपको? क्या रिलेशन बना सर? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। इस रिलेशन को पहले क्लियर किए कि नहीं किया? क्या इस रिलेशन को सबके दिमाग में क्लियर हो पाया? श्योर? कॉपी कीजिए इसको फटाफट। चलिए यहां तक अगर क्लियर हो गया तो स्टेप में आते हैं फटाफट। जरा इसको देखिएगा। स्टेप 1 क्या है सर? एक वर्ड होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आपको गिवन होगा। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं? थ्योरी देखिए, लिखाऊंगा, आप लिख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है सर? वो वैल्यू किसी भी लैंड का वो रेंट, वो बिल्डिंग का, नॉट लैंड, बिल्डिंग का वो रेंट जो म्युनिसिपल अथॉरिटी तय करता है। फिर एक सेकंड वर्ड होता है एफआर, मींस फेयर रेंट। फुल फॉर्म लिखी जाओगी। एफआर मींस फेयर रेंट। सर व्हाट इज फेयर रेंट? फेयर रेंट का मतलब होता है कि सर डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार उस इलाके में कितना डिमांड है और कितने कस्टमर्स है। कितने एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बाजार इलाके का रेंट हाई है, वही अगर दमदम का बात कर ले, या आपको पिछले 24% का बात कर ले, या आपको क्या नाम अंदर का एक बात कर ले, क्या नाम माजरहाट का बात कर ले, वहाँ रेंट क्या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम। डिमांड जहाँ ज़्यादा होगा रेंट वहाँ ज़्यादा होगा, डिमांड जहाँ कम होगा वहाँ रेंट कम होगा। तो डिमांड के हिसाब से रेंट बढ़ता घटता है। तो फेयर रेंट भी एक तय पकड़ते हैं। इन दोनों में से जो हायर होगा ना बाबू, इस दोनों में से जो हायर होगा इस रेट को हम लोग कंसीडर करेंगे क्या चीज? अपने रेट। ठीक है। फिर एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड रेट। ऐसा क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहले बोलता है सर कि मैं रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार एक टैक्स को पढ़ूंगा, रेट को पढ़ूंगा। फिर बोलता है सर बाकी तो अपना आप तो कंपटीशन खेलिए, लेकिन इससे ज्यादा आपको हायर नहीं होना चाहिए, इसलिए लोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इनकम टैक्स बोलता है कि मैं इतने का रेंट तो लोअर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, इससे नीचे होना चाहिए आपका। आपका जो रेंट होना चाहिए वो इससे नीचे होना चाहिए। उसको बोलता हूँ मैं क्या? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? एग्जाम पूछेगा 100% पूछता है, खाली यही पूछता हूँ। ये बोलना एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार जो रेंट तय होता है उस रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेट। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट?
स्टैंडर्ड रेंट वो रेंट होता है जो रेंट कंट्रोल एक्ट रेंट को तय करता है। वो रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट तय करता है। रेंट कंट्रोल एक्ट जो तय कर रहा है रेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा रेंट बोलते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड मेरा क्या कहलाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार जो रेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। सर स्टैंडर्ड रेंट कम से कम ये दिया हुआ है, इससे क्या होना चाहिए, लोअर। स्टैंडर्ड क्या होता है, लोअर। तो क्या सीखे हम लोगों ने, सर आ गया नाम है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और जो आएगा उनमें से हायर उसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट बोलो या एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट बोलो, चाहे 15 भाषा बोलो, एक ही भाषा पे याद रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या वर्ड बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है, यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट डाउट नहीं है। ये स्टेप नंबर 1 था। क्या स्टेप नंबर 1 में आपको निकालने में कोई दिक्कत किसी को भी, स्टैंडर्ड रेंट सबका क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2 लिखिए फटाफट। स्टेप नंबर 2 क्या है देखिए सर, स्टेप नंबर 2 क्या लिखा है सुनिए। स्टेप 2 में सबसे पहला वर्ड होता है एनुअल रेंट। क्या होता है, एनुअल रेंट किसको बोलते हैं सर, साल भर में कितना रेंट होना चाहिए था। क्या बोला मैंने, साल भर में कितना रेंट होना चाहिए था। फिर इसमें से लेस करता हूं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब इतना रेंट हमको क्या हुआ, रियलाइज्ड नहीं हुआ, इतना रेंट रियलाइज्ड नहीं हुआ, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। इसके बाद क्या लेस होता है सर, इसका लेस होता है वैकेंसी। क्या होता है, वैकेंसी। इसके बाद जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेंट। याद रखिएगा स्टेप नंबर 2 क्या था, एक्चुअल रेंट निकालना। क्या निकालना था, एक्चुअल रेंट। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, एनुअल रेंट, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट का सेक्शन क्या है, रूल 4B। क्या है, रूल नंबर 4B। ये सेक्शन नहीं है, रूल है, रूल 4B। सर ये क्या होता है, 2 टर्म इसको बताइए। मैं चारों टर्म को पहले क्लियर करता हूँ कि यहाँ बहुत फंसते हैं आप लोग, बहुत फंसते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल रेंट को एक बार हम बोलते हैं रेंट पेड। रेंट पेड, अगर जब भी सब में लिखा रहेगा इतना रेंट पेड किया, पेड किया मतलब वो एक्चुअल रेंट है। ठीक है, सब सुनो सर, एनुअल रेंट का मतलब साल में कितना रेंट आपका होना चाहिए था। सर मान लीजिए मैं बोलता हूँ 5,000 रुपया महीना करके रेंट था, तो साल में होना कितना चाहिए था, 12×5 60,000 रुपया। इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब इतना रेंट आपको नहीं मिला। नहीं मिला का मतलब बैड डेट, सामने वाला का पैसा डुबा दिया। तो डुबाने का 4 कंडीशन। सर सामने वाला बोनाफाइड होना चाहिए। सेकेंड बोल रहा है सामने वाला जो मेरे को रेंट पैसा नहीं दिया है, मैं उसके ऊपर कोर्ट में केस करूंगा, थाना में उसको केस करूंगा, पैसा रिकवर करने का प्रयास होना चाहिए। तीसरा, आप उसको घर से निकालिए। अच्छा मेरे को तुम रेंट भी नहीं दी और तुमको घर में रखा अभी, मतलब इनकम टैक्स को मेरे को बना रहा है कि नहीं मिला साइड से हमको मिल चुका है। तो इनकम टैक्स पहले बोलता है कि अगर ये बोनाफाइड का 4 केस में आता है तो ही मैं इसको क्या होगा, आपको अनरियलाइज्ड रेंट का लेस करने दूंगा, नहीं तो मैं लेस करने नहीं दूंगा। पहला क्या कि टेनेंट मस्ट बी बोनाफाइड, मतलब वो दिवालिया घोषित होना चाहिए, उसके पैसा नहीं होना चाहिए वो देने के लिए। दूसरा, सामने वाले के ऊपर आप कोर्ट केस कीजिएगा, कोर्ट में केस होगा, कोर्ट अगर बोलता है कि आपको पैसा नहीं देना, नहीं मिलेगा, आप डंडे मार दीजिए, तब मार दीजिए। तीसरा, आप उसको अपने घर से अगर निकालेंगे तो दूसरे कोई घर में आप उसको जगह नहीं देंगे, आप उसको निकालेंगे तो और उसको पैसा पाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 4 कंडीशन अगर आप कर किए हैं, पैसा रिकवर करने का प्रयास किए हैं, फिर भी नहीं मिला, तब आपको मैं डिडक्शन दे दूंगा। क्लियर है, तो ये पैसा जो आपको मिला है अनरियलाइज्ड रेंट का मान करने के बाद, इसको हमेशा किसको बेटा, इस पैसे को आप ऑलवेज कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट को लेस करने के बाद जो रेंट आता है, इस रेंट को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये कंपेयर, अच्छा पहले जी मैं इसको चैप्टर 3 में दिखा दूंगा। अभी जी पहले अनरियलाइज्ड रेंट क्या समझाया सर, वैकेंसी का मतलब होता है कितने महीने तक आपका रेंट क्या रहा, खाली रहा, मतलब घर खाली रहा, मतलब उसमें कोई भाड़ा वाला नहीं चढ़ा, उसमें कोई भाड़ा वाला नहीं चढ़ा, मतलब भाड़ा नहीं आया, मतलब घर क्या था, खाली था। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल। क्या बोलते हैं, एक्चुअल। वैकेंसी को भी लेस कर लेंगे तो ये पैसा आपको मिला है, ये पैसा एग्जाम्पल सर 5,000 भाड़ा था, उसमें से मान लो 1 महीने का जो पैसा है ना, वो मेरा क्या हो गया, अनरियलाइज्ड हो गया, मतलब नहीं मिला, और 2 महीने का मेरा घर खाली रहा था, तो वो कितना पैसा मिला, 5,000 × 12 मिलना चाहिए था 60,000। ये 5,000 तो वो मिला नहीं, क्योंकि पैसा डुबा दिया, मेरा रहा था घर में, मेरा घर में रहा नहीं, वो पैसा नहीं दिया,
55,000 को मिलना चाहिए, और 2 महीने का 5 6 तो 10,000। 2 महीने का मेरा घर क्या था, खाली था, मेरा नहीं रहा घर में कोई, तो कितना हो गया 45 ना हमको मिला। 5,000 का भाड़ा आप कह रहे हैं, लेकिन आपको पैसा हाथ में कितना मिला, 45,000। याद रहेगा। क्या ऐसे आप ये निकाल पाएंगे, ये निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बता दें, बता दें इसको। ये कॉपी सबका हो गया क्लियर। अच्छा, जब ये क्लियर हो गया तो स्टेप नंबर 3 आइए। एक वर्ड है एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट। सर अनरियलाइज मानता हूं नहीं है तो उसको चल लिख ही देता हूं, अनरियलाइज्ड रेंट। वैकेंसी। अब ध्यान सुनिएगा, अगर सब में बोले, हाँ सुनिएगा, अगर बोला सर ये वाला रेंट और इस रेंट में कौन हायर है, पहले उसको चेक कीजिएगा। किसको किसको बोला मैंने, सर अनरियलाइज्ड रेंट लेस करके जो पैसा है इस रेंट और इस रेंट में कौन हायर है, पहले उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, अगर सर ये हायर है, ये ऑलरेडी लोअर है, हाँ तो कौन सा लेंगे हम इस हायर को लेंगे, किसको लेंगे, वो हायर का अमाउंट को लेंगे। लेकिन मान लो ये हायर था, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये अगर 100 है, सर ये 110 था, ये 20 है, ये 90 हो गया, बताओ 90 लेंगे कि 100 लेंगे, 90 लेंगे। बहुत सुनिए, सर इन दोनों में कौन हायर है, 110 हायर है। सर ये लोअर हुआ, इससे क्यों हुआ, वैकेंसी के कारण। अगर तुम्हारा कभी भी एनुअल रेंट जो एक्चुअल रेंट है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर तुम्हारा जब कभी भी एक्चुअल रेंट लोअर होगा एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण कम होगा, तो इस कम वाला वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट ले लेंगे। समझा, कम वाला वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, ये रेंट है, इसका नाम क्या है, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है समझने में किसी को? मैं भी मेडिकल कराऊंगा, भर भर के कराऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा दिमाग से। मैंने जस्ट क्या वर्ड बोला सुनिए पहले। मैंने बोला मान लो ये 100 है, ये 110 है, ये 20 है, ये 90 है। सर इन दोनों में हायर कौन था, ये हायर था। सर ये लोअर हुआ, इससे लोअर हुआ, तो क्यों लोअर हुआ, वैकेंसी के कारण। अगर ये वैकेंसी के कारण लो हो रहा है तो लोअर को ले लेंगे। मैं दूसरा केस देता हूँ, सर ये 100 है, ये 48 है, ये 8 है और ये 40 है। सर दोनों में हायर कौन है, तुम 100 को ले लेंगे। अगर ये पहले से हायर है, ये जब भी ये अगर छोटा रह गया तो इसको देखने नहीं हम, तो किसको पढ़ेंगे, 100 को पढ़ेंगे। ठीक है, एक और केस लो, सर ये 120 है, ये भी 120 है और ये 10 है, ये 110 है, तब कौन सा लेंगे, 110 लेंगे कि 120 लेंगे। सर ये दोनों बराबर है, तो ये कम हुआ है, किसके कारण कम हुआ, अगर वैकेंसी के कारण कोई कम होता है तो किसको लेते हैं, कम वाला वैल्यू लेते हैं। बताया था ना जस्ट आपको, याद रहेगा। क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत है अभी तक, सबका श्योर है, बिठा दें। ये स्टेप नंबर क्या था, 3, मतलब कहां तक पहुंच गया आप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच गए। किसी को भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत हो तो अपना आगे स्टेप नंबर 4 में। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू का आपका फॉर्मेट में चालू होता है, पहला आइटम यही है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या लेस होता है, म्युनिसिपल टैक्स। अभी हम म्युनिसिपल टैक्स बता ही दिया है, इसलिए यहाँ मेरा टाइम बचेगा। क्या बताया था, म्युनिसिपल टैक्स को होने के लिए क्या कंडीशन है आपका, सर कैश बेसिस में होना चाहिए, पेड बाय द ओनर होना चाहिए, हाँ, और संग में आप लोकल अथॉरिटी टैक्स पे कर रहे हैं, वाटर टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड हम कर लेंगे। ये जो पैसा आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। क्या कहलाता है ये, नेट एनुअल वैल्यू। फिर इसमें से क्या लेस होता है बेटा, इसमें होता है डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये हेडिंग है। इसमें सबसे पहला डिडक्शन क्या है बेटा,
स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू का 30% जो होगा, जो ये पैसा आएगा ना बेटा, इसका 30% आपको क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन डायरेक्ट छूट हो जाए, सबको मिलेगा, चाहे वो ओनर क्या ओन खुद रहता हो, चाहे वो लेट आउट किया हो, चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड हो, चाहे जो भी कंडीशन। सेकंड क्या है बेटा आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B का कंडीशन सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है। क्या बोला मैंने? इसका कंडीशन सुनिए। पहला क्वेश्चन, सर अगर आप लेट आउट है, सुनिएगा, अगर मैं लेट आउट रखा हूं तो जितना भी होगा, जो भी अमाउंट गिवन होगा, टोटल ले लेंगे। क्या करेंगे? टोटल टेकन। सर अगर 3 लाख से बड़ा हुआ, 2 लाख से बड़ा हुआ तो भी ले लेंगे। हाँ, लेट आउट के केस में अगर मैंने मान लो ये अपना जो रूम है, अपना रूम किसी को भाड़ा पे दिया है, तो जितना भी मैंने भाड़ा पे दिया है, लेट आउट किया हुआ है, और सर उस घर को, बिल्डिंग को बनाने में मैंने 50 लाख का लोन लिया था, उसका ब्याज महीने का, साल का पड़ता है मेरे को 5 लाख रुपया। क्या 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ। अब अगर लेट आउट कर रहे हैं, उसको भाड़ा पे चढ़ा रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो जितना भी आप लेट आउट से इंटरेस्ट पे करें, इंटरेस्ट ऑनली, प्रिंसिपल EMI नहीं बोला मैंने ओनली इंटरेस्ट बोला। ओनली क्या बोला? इंटरेस्ट बोला। अगर इंटरेस्ट का केस है, उस इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। किस केस में? लेट आउट केस में। नेक्स्ट सेकंड को बेटा, अगर मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड करे, क्या है सर? सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब उस घर में मैं खुद रहता हूँ, मैंने किसी को भाड़ा पे नहीं चाहिए। दो होता है बेटा, एक लेट आउट होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड होता है। लेट आउट का मतलब मैंने उस घर को भाड़ा पे चढ़ा दिया। दूसरा होता है सेल्फ ऑक्युपाइड, मैं उस घर में खुद रहता हूँ। दो केस है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में अगर मैं क्या कर रहा हूँ सर? सेल्फ ऑक्युपाइड। कौन सा केस है? सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में अगर मैं उस घर में खुद रहता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन, कौन सा? कंस्ट्रक्शन और परचेज के केस में, अब बिल्डिंग आपने नया खरीदा है या तो कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम लिमिट कितना है बेटा? 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट। और अगर रिपेयर है, क्या है सर? रिपेयर है तो कितना? 30,000। याद रखना बेटा, ये कंस्ट्रक्शन रिपेयर आपका कितने साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन और रिपेयर खत्म हो गया होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा, इसका बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। MP FR ER, ER नहीं है, SR है, सो सॉरी, ER तो निकालना है। बताइए, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से कौन सा लेते हैं? हायर की लोअर? इन दोनों में क्या लेते हैं? हायर। तो इन दोनों में हायर कौन है? 55। और जो आएगा हायर उसमें और इसमें क्या लेते हैं? लोअर। क्या आएगा आंसर? बस ये हो गया एक्सपेक्टेड है, याद रहेगा। अब सेकंड बताइए फटाफट। 60 50 में कौन हायर है? 60, ये हायर ले लिया। अब क्या लेना है? लोअर। 60 75 में कौन लोअर है? 60 और 75 बेटा, इसको और इसको लेना है। 60। थर्ड बताइए, 70 80 में कौन हायर है? 80 और 50 में कौन लोअर है? याद रहेगा। ये क्लियर है सबको? अब इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको एक्चुअल रेंट दिया है, क्या दिया है? AR डायरेक्टली दे दिया है। AR 60 है, 60 56 है, 45 है, तो क्या लेंगे? विच एवर इज हायर। कहानी खत्म। एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट डायरेक्टली दे दिया है, तो क्या लेंगे? विच एवर इज हायर। तो होगा 60 60 50। डाउट है? डाउट है? चलिए, क्लियर है। यहाँ तक का पार्ट खत्म होते हैं। टैक्स का एक पार्ट आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास आपको मैं टैक्स से रिलेटेड आपको 3 या 5 शब्द अच्छे शब्द लेकर आएंगे। हाँ, उस शब्द से रिलेटेड हम समझ और बहुत सारे शब्द लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।